आज के करंट अफेयर्स 18 जून 2020 के। आज का सबसे पहला करंट अफेयर जो था वो था आपकी आरोग्य सेतु ऐप से। अगर तो अभी तक कोई सरकारी बिल्डिंग विजिट की है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड की है। अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग विजिट करनी है तब तक कंपलसरी किया हुआ है, तो इस ऐप के बारे कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा अब तक। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग कुछ एक किसी ने फेक वेबसाइट बनाई थी, वो सब कुछ। पर वो हमारे सब कुछ काम करनी है। मेन हमारे लिए आरोग्य सेतु ऐप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की ओपन सोर्स कोविड-19 ऐप है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका ना एपीआई रिलीज कर दिया जाता है। जो इसका मेन सोर्स होता है एप्लीकेशन का, उसे मतलब उसका कनेक्टिंग लिंक रिलीज कर दिया जाता है पब्लिक डोमेन्स में। फिर क्या होता है, लेट्स सपोज किसी ने अपनी कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, अपने खुद के एप्लीकेशन में तुम बीच में आरोग्य सेतु का फीचर जोड़ सकते हो। पीछे आरोग्य सेतु अपने आप कनेक्ट हो सकती है अगर तुम करना चाहो तो। ठीक है, इन्हें कहते हैं ओपन सोर्स। एपीआई इनमें लग जाता होता है और किसी भी चीज़ को तुम कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ओपन सोर्स ऐप्स के और एग्जांपल, जैसे जो तुम्हारे पेमेंट गेटवेज हैं। ठीक है, कई बारी ऑनलाइन कोई चीज़ पे करनी होती है तो तुम कार्ड से या पेटीएम से ऑनलाइन, कई बारी वेबसाइट्स पे पेटीएम पे करने का भी ऑप्शन होता है। अब पेटीएम भी क्या करता है, पेटीएम भी अपना कोड ओपन सोर्स में एपीआई के थ्रू दे देता है। उससे तुम पेटीएम को कनेक्ट कर सकते हो और उससे पेमेंट्स कर सकते हो। वैसे ही आरोग्य सेतु कोई अगर यूज़ करना चाहे तो इसका डायरेक्ट कोड यूज़ करके अपनी ऐप में यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल लगाते हैं, लेट्स सपोज जब इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं हम ऐप बनाते हैं जिसमें हम उसमें अटेंडेंस मार्क करनी शुरू करते हैं। पर अटेंडेंस देने से पहले तुमने अपने फ़ोन पे, तुम्हारी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब तुम्हारे फ़ोन पे ये इंस्टॉल्ड होगा। मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, आरोग्य सेतु में अगर तुम सेफ मार्क हो रहे होगे तभी तुम बिल्डिंग एंटर कर पाओगे। मतलब ऐसे बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेज जो बड़े एमएनसीज है वो ऐसे चीज़ें कर रही हैं, इस कारण इसे ओपन सोर्स रखा हुआ है। इससे हम सिंड्रोम मैपिंग और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और तुम्हारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये 3 काम इससे हम कर पाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो माईटी के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में से माईटी कहते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है क्या? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बेसिकली कई जगह पे सरकारी वेबसाइट्स पे सुना ही होगा, डॉट नेक करके होता है। उसका फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर तुम्हारे सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है उन्हें डिजिटल जाने में। यानी कि ईमेल आई, मॉर्निंग जी, जैसे कि ईमेल आईडीज अपने उनके एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाना, फिर उनकी वेबसाइट्स बनाना, डिज़ाइन करना और टाइम टू टाइम रेनोवेट करना, ये सारे काम एनआईसी करता आ रहा है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बाकी इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। अवेयरनेस स्प्रेड करता है कोविड के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के लिए एक तरह से उनके इनिशिएटिव्स को, एडवाइजरी और प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ऐसे तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये ट्रैकिंग करता कैसे है? ये ट्रैकिंग ऐप है। ये ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग कैसे कि तुम कहाँ कहीं पे भी जाते हो, लेट्स सपोज हर टाइम तुम्हारी पॉकेट में फ़ोन होता है ना, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, लेट्स सपोज तुम किसी लोकेलिटी में कहीं घूम के आए हो, ठीक है, और तुम्हारी जेब में लगातार फ़ोन था, आसपास मोबाइल टावर्स होते हैं। मतलब पूरे ऐसे शहर का एक चक्कर लगा के आए हो, शहर में बहुत सारे मोबाइल टावर्स होंगे, वो आसपास के रेडियस में कवरेज दे रहे होंगे। अब होगा क्या, जब तुम किसी मोबाइल टावर के पास जाते हो, इस एरिया में तुम मार्क हो जाओगे कि तुम इस एरिया में लेट्स सपोज घूम रहे थे।
अब इसके बाद अब इसके बाद क्या होगा कि इस एरिया में घूम रहे हो, लेट्स सपोज यहाँ पे केस आ गया कोविड का। अब यहाँ पे जो केस आया है कोविड का, तुम इस एरिया में मार्क हो जाओगे कि हाँ तुम भी घूम रहे थे। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा तुम इससे कितनी दूर घूम रहे थे। अगर तो सेफ डिस्टेंस पे थे, ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली तुम सेफ्टी जोन में मार्क हो गई। पर अगर तुम्हारा डिस्टेंस किसी पॉइंट पे बहुत कम हुआ, यानी कि 6 फीट से कम डिस्टेंस पे तुम कहीं पे कांटेक्ट में आए हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें रेड मार्क कर दिया जाएगा कि तुम भी शायद खतरे में हो। ये कैसे होगा? ये पूरी मैपिंग जो बड़ी मैपिंग हो रही है, ये तो तुम्हारी स्मार्टफोन की जीपीएस लोकेशन प्लस ये मोबाइल टावर्स, इन दोनों को यूज करके की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 फीट का डिस्टेंस है ना, ये ब्लूटूथ के थ्रू देखा जाएगा। तो ये एप्लीकेशन क्या मांगती है कि तुम अपना ब्लूटूथ भी हर टाइम ऑन पे रखो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी ट्रैकिंग कर सके। स्मार्टफोन जीपीएस भी लगातार ऑन रखना पड़ता है, और ये भी। क्लियर? इससे पहले भी सरकार ने एक ऐप लॉन्च की थी, उसे बंद करके ये नई वाली एप्लीकेशन उसके बाद लॉन्च की। पुरानी ऐप का नाम था कोरोना कवच, उसे बंद कर दिया गया बाद में, क्योंकि उससे इम्प्रूव्ड वर्जन आरोग्य सेतु नाम चेंज करके उसे थोड़ा ग्राफिकली इम्प्रूव करके लॉन्च किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु का पुराना नाम क्या था, ठीक है, तो वो कोरोना कवच होगा। ट्रैकिंग ऐप का पॉइंट डायरेक्टली आ सकता है, और बेसिकली डायरेक्टली कोविड के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। उसके आसपास की चीज़ों के क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए और आरएनए वायरसेस में क्या फ़र्क है, वो भी हम किसी करंट अफेयर में किस दिन ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद और कितने आरएनए वायरस है जो उसकी तरह है, ठीक है। फिर वैक्सीन्स क्या होती हैं वो आ सकता है तुम्हें। वैसे ही तुम्हें आरोग्य सेतु क्या है वो आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं। डायरेक्टली तुम्हें कोविड के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोविड बारे हर कोई पढ़ रहा है। जो सबसे प्रोबेबल टॉपिक होते हैं ना, जिसके बारे हर कोई रीड कर रहा होता है, वो यूपीएससी नहीं पूछती है, उसके आसपास की चीजें पूछती है। तो एक सर्कल तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जैसे एक लेक्चर में वैक्सीन्स भी कवर की थी, ठीक है, आज आरोग्य सेतु कवर किया है। धीरे धीरे हम जितने आसपास का सर्कल है ना, ये सारा कवर कर जाएंगे, तो कनेक्शन बैठाते रहेंगे। इसमें 4 सेक्शन है इसमें टोटल। आप जब ओपन करोगे, एक तो यूजर का सेक्शन है, जिसमें यूजर को रिस्क कितना है वो बताता है, यू आर सेफ करके वहां पे से ग्रीन आ जाता है। सेल्फ असेस, तुम अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई सिम्टम है तुम अपने आप को मार्क कर सकते हो, वो फिर तुम्हें एडवाइस करेगा घर के अंदर रहो, ये वो। कोविड-19 के तुम्हें कोई भी अपडेट्स हैं जो लोकल या नेशनल लेवल के हैं, वो इसमें न्यूज़ फ्लैश के तौर पे आ रहे होते हैं लगातार। और ई पास की इंटीग्रेशन भी इसमें हो सकती है। अब सबने नहीं की है, हो सकती है, अवेलेबिलिटी है इसमें ई पास की, पर हर स्टेट ने नहीं किया है। ज़्यादातर स्टेट्स ने क्या किया है, अपनी अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, उससे उस स्टेट के ई पास इशू होते हैं। इसमें भी फीचर है, पर अगर स्टेट्स एनेबल करेंगे तो। पर ज़्यादातर स्टेट्स ने अपनी अपनी ऐप लॉन्च की हुई है, ठीक है। इसी के लिए जो इस साल पीसीएस में अपीयर हो रहे हैं, पंजाब की ऐप का नाम है कोवा, ठीक है। हिमाचल या चंडीगढ़ इनमें से किसी ने अपनी कोई स्पेशल ऐप नहीं लॉन्च की, सिर्फ पंजाब ने की थी। पंजाब ने बहुत पहले कर दी थी, उसका नाम है कोवा, ठीक है। ये तुम्हें कितने कितने रेडियस में बताता है, कितने केस, मतलब केसेस की के पॉसिबिलिटी है या नहीं। 500 मीटर में, 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। इसमें मतलब ये भी बताता है कि किस किस ने अपने आप को सिम्टम्स के साथ मार्क किया है, कितने केसेस हैं, वो भी इस रेडियस में देख के बताता है, ठीक है। सब कुछ इसके थ्रू होता है। वही मैंने तुम्हें बताया कि एपीआई के थ्रू ये बनाया गया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिससे इसे और मोबाइल एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम और वेब सर्विसेज में साथ में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ।
देखो अब दूसरी चीज, अगर आरोग्य सेतु बारे भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे बन सकता है कि ब्लूटूथ है क्या। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा एक्सचेंज करते हैं। लेट्स सपोज तुम सॉन्ग्स भी प्ले करते हो म्यूजिक सिस्टम या किसी चीज पे, तुम एक्चुअली कर तो डेटा एक्सचेंज ही रहे हो। वो जो दो डिवाइसेस है, म्यूजिक सिस्टम और तुम्हारा फोन, वो आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, तब जाके दूसरी साइड डेटा डिकोड होके गाना बनता है। पर इधर से तो डेटा ही जा रहा है, तो इस कारण ये डेटा एक्सचेंजिंग ऐप है। कोई फिक्स डिवाइस भी हो सकती है और मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। फिक्स डिवाइसेस जैसे कोई सिस्टम अगर तुमने घर पे रखा हुआ है, वो फिक्स है, मतलब वो मूव हर जगह लेके तुम नहीं घूमते, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, रेडियो वेव्स यूज करता है। क्लियर। इसमें भी 2.4 टू 2.480, 2.420, मतलब 2.4 बेसिक लगा लो, उसी के अंदर अंदर गीगा हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है शॉर्ट वेव की, उसे यूज करता है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मोबाइल है, तभी तो ब्लूटूथ की एक रेंज होती है ना, ये तुम्हारा पर्सनल नेटवर्क एरिया नेटवर्क आ गया। ये इतने एरिया में ब्रॉडकास्ट करेगा, इतने एरिया में ही ब्लूटूथ का नेटवर्क डिटेक्ट होगा, इससे बाहर नहीं जाता। और इसके कुछ पॉइंट्स में देखो, ब्लूटूथ को मैनेज कौन करता है। ब्लूटूथ को कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी ओन नहीं करती, ये एक एनजीओ बनाई हुई है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ये जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है ना, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज, अराउंड 35,000 मेंबर कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज, कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और कंज्यूमर्स भी इसका पार्ट है, जो ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड्स, ब्लूटूथ के पेटेंट्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर किसी डिवाइस को ब्लूटूथ मार्क करना है कि ये डिवाइस एक ब्लूटूथ डिवाइस है, वो जो इसका डायग्राम होता है वो बनाना है कि ये ब्लूटूथ डिवाइस है, तो इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो मीट करने पड़ते हैं, नहीं तो तुम उस डिवाइस को ब्लूटूथ डिवाइस नहीं कह सकते, ठीक है। ये ग्रुप स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को वही स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं, मैंने तुम बताया। अब ब्लूटूथ ऐसा नहीं है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज फिक्स उसकी वेवलेंथ है, बिकॉज अगर तुम इतनी छोटी वेवलेंथ रखोगे तो थोड़ी बहुत ही बीच में अगर कभी नेटवर्क डिस्टर्बेंस होगी तो ब्लूटूथ हमेशा डिस्कनेक्ट होता रहेगा। इस कारण इसकी ना एक बॉटम रेंज और एक टॉप रेंज भी रखी हुई है। चलता ये 2.4 के बीच में है, एक मिनट में सारा रब कर दूं, चलता ये 2.4 पे है, इसकी आइडल रेंज 2.4 है, पर 2 से लेके 3.5 तक की जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे गीगा हर्ट्ज आ रहा था जी, यहाँ पे गलती है, गीगा हर्ट्ज आना था। 2 टू 3.5 की जो रेंज है ना, ये इसके लिए रिजर्व रखी हुई है। कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन या कोई और चीज़, वैसे तो शॉर्ट रेंज यूज ही नहीं करते, पर कोई और डिवाइस इस रेंज के बीच में नहीं ऑपरेट करती, सिर्फ ब्लूटूथ करेगा, ताकि ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस ना आए। क्लियर। तो और लास्ट पॉइंट इसका कि एक लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है, यानी कि ये तुम्हारे फ़ोन की ज़्यादा बैटरी नहीं कंज्यूम करेगा, ये लो पावर पे भी फंक्शन करता है, मतलब पावर कम कंज्यूम करता है तुम्हारी ओवरऑल बैटरी। नेक्स्ट इज डीमिलिटराइज्ड जोन्स क्या होते हैं, चाहे जोन कह लो, जोन्स कह लो। डीएमजी क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ऐसा जोन जहां पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं की जा सकती और ट्रूप्स की प्रेजेंस नहीं हो सकती, उसे डीएमजी कहते हैं, डीमिलिटराइज। तो यहाँ पे कोई भी तुम जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट कर सकते, ऐसा नहीं है कि तुम
वॉर गेम्स करवा रहे हो या कुछ करवा रहे हो या खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई आर्मी की कोई मूवमेंट इस एरिया में नहीं हो सकती। दूसरी, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर ये दो कंट्रीज के बीच में है तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज अपने ट्रूप्स भी नहीं रख सकती। ये एरिया को बिल्कुल खाली छोड़ना पड़ता है, वेकेंट होता है ये एरिया। ठीक है, इसका यूजेज फिर कहाँ आता है? कई बार जब पीसफुल टॉक्स करनी होती है लोकल लेवल पे, अगर कहीं रीजनल सेटिंग होती है तो एक तरह से एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है जहाँ पे समिट्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। सबसे फेमस जो डीएमजी है वो है तुम्हारी 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। और भी हैं, डीमिलिटराइज जोन, कोई भी एरिया होगा, कोई भी एरिया आया उसे तुम डीएमजी बोलोगे। सबसे फेमस है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया की बॉर्डर ही बनती है, 38th पैरेलल। 38th पैरेलल का क्या मतलब होता है? देखो अब तुम्हारे, अगर तुम ग्लोब देखोगे, ग्लोब के ऊपर ना हमने लाइनें खींची हुई हैं। ये तुम्हारा इक्वेटर है, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर ये एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, और इसके बीच में भी लगातार लाइनें लाइनें हैं ऐसे करके। ये सारी लाइनें एक दूसरे से मिलती नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। इस कारण इन्हें वर्ड्स में, मतलब अगर टेक्निकल वर्ड बोले तो इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, जो ग्लोब के ऊपर ये सीधी सीधी लाइनें खींची होती हैं। पर अगर दूसरे टाइप से देखोगे, बिल्कुल सीधी सीधी एक दूसरे के पैरेलल लाइन है ना, तो लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर जैसे 0 डिग्री होता है, इससे ऊपर को जाओगे, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है ना, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है, तो 1 डिग्री नॉर्थ, फिर 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ये सारी ऐसे लाइनें सीधी सीधी होंगी। नीचे को 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे करके सीधी सीधी लाइनें होंगी। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 और ये भी 23.5 है। मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके सामने लिखे हुए से कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो ग्लोब के ऊपर सीधी लाइनें बनी होती है ऐसी वाली डायरेक्शन में, जो ऊपर को ऐसे बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो ऐसे सीधी सीधी बनी है इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये ज्योग्राफी में आएगा डिटेल में, पर फिलहाल के लिए जो चीज करंट अफेयर में है साथ के साथ कवर करते जाओ, लैटिट्यूड्स। क्लियर है? तो और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे इराक और कुवैत के बीच में जो लाइन है उसे भी डीएमजी कहते हैं। जो एंटार्क्टिका का एरिया है, बेसिकली तुम्हारे बिल्कुल अर्थ के जो साउथ में एक पूरा बर्फ से भरा हुआ आइलैंड है एंटार्क्टिका, सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं कि फ्रेश वाटर का स्टॉक यहाँ पे है, बिकॉज बर्फ के इतने बड़े बड़े ढेर हैं। आम कम जगह पे भी जहाँ पे होगा तो कम से कम वहाँ पे कई जगहों पे किलोमीटर में भी बर्फ नीचे तक जमी हुई है। तो बहुत ज्यादा बर्फ से भरा हुआ एरिया, सारा बर्फ तुम्हारा फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक तरह से कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है एंटार्क्टिका में। और एंटार्क्टिका के ऊपर ना ये एक तरह से नो मैन्स लैंड है। इसे ये भी बोला जाता है कि ये सारी ह्यूमैनिटी का है। अगर तुम एंटार्क्टिका को देखोगे ना, देखो सारी, जब तुम एटलस खोल के ग्लोब का मैप देखोगे, तुम देखना सारी दुनिया को हमने किसी ना किसी रंग में मार्क किया हुआ है, बताने के लिए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। एंटार्क्टिका हमेशा वाइट किया होता है। वाइट का मतलब है कि इसे कोई ओन नहीं करता, ये 100% फ्री है किसी भी कंट्री के किसी भी क्लेम से।
इसके ऊपर कोई कंट्री ये नहीं कह सकती कि मैंने अपने यहाँ पे बेस बना लिया है तो ये मेरा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो चाइना के लिए नुकसान है थोड़ा, पर नहीं क्लेम कर सकते तुम एंटार्क्टिका को। एंटार्क्टिका के ऊपर कोई भी अपना क्लेम नहीं चढ़ सकता। एंटार्क्टिका के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप के काम हो सकते हैं, दो टाइप के, या तो कोई साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है या टूरिज्म हो सकता है। बस साइंटिफिक रिसर्च का क्या मतलब है कि कोई कंट्री अगर चाहे तो वो अपना साइंटिफिक बेस यहाँ पे बना सकती है। एक इंटरनेशनल तुम्हारी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, एंटार्क्टिका ट्रीटी। इस ट्रीटी को ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने साइन किया है, जिसके अंडर एंटार्क्टिका को ह्यूमैनिटी का मार्क किया गया है और कोई भी कंट्री अपना क्लेम नहीं जड़ सकती। किसी ने अगर साइंटिफिक बेसिस पे इसे यूज करना है तो एंटार्क्टिका के एक अपना काउंसिल है, ठीक है, जिसमें सारे मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो परमिशन लेके यहाँ पे अपनी रिसर्च लैब्स खोल सकते हैं। इंडिया के टोटल 3 स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में, मतलब उसमें 2 एक्टिव है और एक बेस स्टेशन है। ठीक है, कौन से हैं? सबसे लेटेस्ट वाला है भारती, मैत्री एंड गंगोत्री। जो गंगोत्री है इसे बेस स्टेशन के तौर पे बंद कर दिया गया है, ये अब सिर्फ सप्लाई स्टेशन है। यहाँ पे मतलब हमारी शिप्स रुकती हैं अगले 2 स्टेशन को सप्लाई देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब इंडिया से सप्लाईज आती हैं, वो इन दोनों स्टेशन तक पहुंचाई जाती हैं। वैसे स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है। अब 2 स्टेशन, हमारे जो एक्टिव स्टेशन है वो 2 हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कितने स्टेशन है तो 3 होगा, एक्टिव स्टेशन आए तो 2 होगा। ठीक है, और अगर अगर नाम ही आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो ऑप्शन में अगर भारती, मैत्री और गंगोत्री है, एक्टिव के नाम ये 2 हैं और टोटल ये तीनों हैं। ठीक है तो एंटार्क्टिका ट्रीटी में कोई क्लेम नहीं कर सकता। या तो तुम साइंटिफिकली यूज कर सकते हो ऐसे लैब्स बना के जैसे हमने ये बनाई, या टूरिज्म के लिए अपने यहाँ से तुम टूरिज्म कैरी आउट करवा सकते हो, अपने पहले स्टेशन पे लेके जाते हैं फिर आगे। या कोई एंटार्क्टिका में वैसे अपनी एक्सपेडिशन करना चाहता है कि बिल्कुल सेंटर में जाके, जैसे कईयों का जुनून होता है कि यहाँ जाके फ्लैग लगाना है, तो वो कैरी आउट कर सकते हो। पर कोई भी एरिया नहीं क्लेम कर सकते और मिलिट्री की कोई प्रेजेंस नहीं हो सकती इसके ऊपर। ये डीमिलिटराइज जोन है। सिमिलरली इसी तरीके से जो आउटर स्पेस है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जो एरिया शुरू हो जाता है, सारा का सारा जो स्पेस है उसके लिए आउटर स्पेस ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। आउटर स्पेस ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस के अंडर साइन हुई हुई है, तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया की कंट्रीज इसका पार्ट है। इसमें ये कमिटमेंट है कि जो स्पेस है इसमें कोई भी ट्रूप्स नहीं डिप्लॉय करेगा, और दूसरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं डिप्लॉय किए जाएंगे। सिर्फ ये वाले वेपन्स पे रोक है। तो मतलब तुम आम मिसाइल्स जैसी चीजें लॉन्ग टर्म में, अभी तो खैर किसी देश के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है कि वेपन्स को स्पेस में रख के उन्हें लगातार फंक्शनल भी रखा जा सके। मतलब तुम ऑब्वियसली सैटेलाइट ऑर्बिट्स में तो रख ही पाओगे, पर उन्हें फंक्शनल बनाने की कैपेबिलिटी अभी देशों में नहीं आई है, पर बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है। मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गए, ये नहीं रख सकते। ठीक है, और दूसरे अभी के लिए ट्रूप्स नहीं रख सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज AIIB clears 750 million loan to India for COVID-19। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है? ये एक डेवलपमेंट बैंक है। मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जब बहुत सारी कंट्रीज एक चीज का पार्ट होती है, उसे मल्टीलेटरल कहते हैं।
डेवलपमेंट बैंक, इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन क्या हुआ, मतलब सारा एशिया और जो पैसिफिक ओशन में कंट्रीज पड़ती हैं उस एरिया को, ठीक है। टोटल इसके अब 78 मेंबर्स हैं और 28 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, AIIB, ये ना इसे कहते हैं कि ये चाइना लेड बैंक है। चाइना लेड बैंक का क्या मतलब है, देखो हर जो इंटरनेशनल बैंक है ना, जैसे हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे किसी करंट अफेयर में, इनमें ना सारी कंट्रीज के बीच में ना शेयर बांटे हुए हैं। शेयर जितने तुम्हारी कंट्री को मिलेंगे उसी हिसाब से तुम्हें उसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालनी पड़ती है पैसे की, ठीक है। और ये जितनी कंट्रीब्यूशन होती है इसी के मुताबिक तुम्हें बाद में वोटिंग के राइट्स मिलते हैं कि कितनी वोट तुम्हारी मायने रखेगी। ये चाइना द्वारा बनाया गया बैंक था, मतलब ये एक तरह से इंडिया चाइना पार्टनरशिप की निशानी है। मतलब हमारे रिश्ते ऐसे हैं, कई जगह पे हम बहुत ही ज़्यादा जुड़े भी हुए हैं, कई जगह पे हम डिस्प्यूटेड भी हैं। तो वैसे ही इंडिया चाइना के द्वारा बनाया गया था। चाइना इसमें सबसे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। इस पूरे बैंक का 26% के अराउंड चाइना ऑन करता है, अराउंड 7% इंडिया ऑन करता है, जो सेकंड हाईएस्ट शेयर है। तो चाइना और इंडिया के शेयर में ही पहले तो बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तभी इसे चाइना लेड बैंक बोला जाता है, इंडो चाइना लेड बैंक नहीं बोला जाता, बिकॉज हमारे शेयर में गैप बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक दूसरा इसे चाइना लेड क्यों बोला जाता है, देखो इस टाइम वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें वर्ल्ड बैंक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वर्ल्ड बैंक हो गया। दूसरा तुम्हारा जैसे एक और बैंक है एशियन डेवलपमेंट, मतलब एशिया पे जो इससे पहले फोकस करता है और यही एशिया पैसिफिक रीजन पे, वो था ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये तुम्हारा जापान लेड बैंक है। जापान भी एक अमीर देश है, उसने अपना रुतबा बनाने के लिए ये बैंक बनाया था ओरिजिनली। जापान और इसके साथ US से जुड़ा था, दोनों एलाइज हैं, तो दोनों एक साथ मिलके इसमें काम करते थे। वर्ल्ड बैंक तुम्हारा US से लेड बैंक है, ठीक है। जिस देश को US से पसंद करता है, वर्ल्ड बैंक देखना हमेशा वहां पे ही सबसे ज्यादा पैसा लगाता है, फेवरिज्म रहता है। अल्टीमेटली वही कंसेप्ट है, शेयर किसके सबसे ज्यादा है उतनी ही वो पैसे की कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं और उतने ही अल्टीमेटली उन्हें वोटिंग के राइट्स मिल रहे हैं कि ये पैसा यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, तो कंट्रोल तुम्हारा आ जाता है। अब इन दोनों की हेजीमनी तोड़ने के लिए USA और जापान की, तो अब बिकॉज चाइना में अमीर बनता जा रहा है, तो चाइना ने अपना AIIB बैंक शुरू किया था एशियन पावर इसे दिखाने के लिए। मतलब अगर सिर्फ देखो चाइना का जो दुनिया में, चाइना के ऊपर सारी दुनिया चाहे डिपेंड करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सारे प्रोडक्ट्स के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के लिए, पर चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया में। लोग चाइनीज को ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर चाइना अकेला ये बैंक बनाता या सबसे बड़ा शेयर अपने पास रखने के बाद बाकियों को बहुत ही छोटे छोटे शेयर देता, तो लोगों को हमेशा डाउट होता कि चाइना की इसमें कोई ना कोई गलत इंटेंशन है, ठीक है। इस कारण उसने साथ में इंडिया को लिया, चाहे परसेंटेज बहुत छोटा दिया पर बाकियों की इससे भी छोटे हैं, ठीक है। तो कहने को एक तरह से ये एशिया का बैंक बन जाता है जो वर्ल्ड बैंक जैसों को टक्कर दे सके। पर अल्टीमेटली इसमें चाइना के अपने मोटिव्स है, ठीक है। मतलब चाइना अपनी पावर दिखाना चाहता है, मोटिव उसका यही है कि उसकी पावर रिकॉग्नाइज की जाए दुनिया में। कोई डाउट? ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स, अगर कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, ठीक है, यही थे बस। सर वन रोड वन बेल्ट के बारे में बताइए कुछ। पहले तो हाँ जी, सर वो एंडेमिक स्पीशीज बता दो।
कल मैंने व्हाट्सएप भी किया था आपको। हाँ, मैं तब तक बहुत लेट आया तो मैं सो चुका था। हाँ जी। पहले मैं एंडेमिक बताता हूँ, फिर मैं वन बेल्ट वन रोड पे आता हूँ। एंडेमिक का मतलब होता है एक तरह से, है तुम्हारा माइक ऑन रहेगा। सॉरी। एंडेमिक का मतलब होता है लोकल। एंडेमिक मतलब एक एरिया या ज्योग्राफी में पाई जाने वाली चीज। ठीक है, एरिया या ज्योग्राफी में पाई जाने वाली चीज। जैसे कोई प्लांट है, अगर वो प्लांट लेट्स सपोज सिर्फ लद्दाख के एरिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, उसे तुम कहोगे कि ये प्लांट लद्दाख को एंडेमिक है। जैसे कोई एग्जांपल, मुझे कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा, किसी को कोई एग्जांपल याद आ रहा हो एंडेमिक का? सब प्लांट्स और एनिमल्स। कोई भी प्लांट या एनिमल, किसी का एग्जांपल याद आ रहा हो? जूनिपर, फिर नहीं, वो एंडेमिक, स्नोलिपर्ड। वो एंडेमिक नहीं है ना, ये तो तुम जनरल सर एग्जांपल। ये नीलगिरी के लंगूर। हेलो। हाँ, लिंक की टहल। हाँ जी सर। गोल्डन लंगूर हो गए, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वेस्टर्न घाट। गोल्डन लंगूर हम जैसे कहते हैं कि सिर्फ नीलगिरीज के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है कि वो वहां पे एंडेमिक है, वो और कहीं नहीं पाए जाएंगे। अगर तुमने उन्हें देखना है तो तुम्हें वहीं जाके देखना पड़ेगा। जैसे दूसरा हो गया तुम्हारा क्लाउडेड लेपर्ड, ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में और स्पेसिफिकली मेघालय में पाया जाता है, पर नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्टेट्स में पाया जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट को एंडेमिक है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं जो लोकली या किसी ज्योग्राफी में, पूरे इंडिया को भी कोई चीज हो सकती है, मतलब ज्योग्राफी स्पेसिफिक हो उसकी, मल्टीपल कंट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, पर उसके बाद उसे बोला जाएगा कि वो सिर्फ उस एरिया को एंडेमिक है। ठीक है, एरिया फिक्स होना चाहिए। ज्योग्राफी नेशनल बाउंड्री से जरूरी नहीं है कि मैच करे, उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर फिर तुम उस पूरे एरिया को बोलोगे कि उस एरिया के अंदर अंदर वो एंडेमिक है और कहीं नहीं दुनिया में पाया जाएगा। क्लियर? ऐसे स्पीशीज को इस कारण प्रोटेक्ट करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर ये स्पीशीज खत्म हो गई तो इसकी वैरायटी तुम्हें उसके बाद मिलनी ही नहीं है। ठीक है, ये है एंडेमिक। सर अब एंडेमिक को ही हम नेटिव स्पीसीज कहते हैं, नेटिव एनिमल्स। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और अगर किसी स्टेट एनिमल है और उसको हम वहाँ का एंडेमिक बोल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। सर कोवा ऐप बारे थोड़ा ही दस दियो। बेसिकली कोवा ऐप का भी सेम काम है। कोवा ऐप करता क्या है, कोवा स्पेसिफिकली पंजाब की ऐप है। ठीक है, इसमें भी जैसे तुम्हें कोई तुम्हारे लोकेलिटी में केस आया होगा तो एक तरह से तुम्हारी ट्रैकिंग इसमें हो रही है। ठीक है, उसके बाद तुम इसमें भी असेसमेंट टेस्ट ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें इसमें कोविड की नेशनल और स्टेट न्यूज़ के, स्टेट में कितने एक्टिव केस हैं, नेशनली कितने एक्टिव केस हैं, ये सारा डेटा प्रोवाइडेड होता है। प्लस पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए जो तुम्हारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी लोकेशन इनके अंदर डाली हुई है। फिर अगर तुमने ई पास अपने लिए इशू करना है, जैसे वीकेंड्स पे पंजाब ने अब लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है वीकेंड्स पे, पर अगर तुमने काम पे जाना होता है या कुछ भी करना होता है, ऐप खोलो, उसमें ई पास में, कोवा ऐप में ई पास का ऑप्शन है, उसमें अप्लाई कर लो, तुम्हें साथ के साथ ई पास जारी हो जाता है तुम्हारे फोन पे। ठीक है, मतलब पंजाब ने ई पास किया हुआ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेगुलेट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, तो ये बाकी सारी तो एक तरह से आरोग्य सेतु वाले फीचर ही हैं। ठीक है, ये ई पास वाला भी आरोग्य सेतु वाला फीचर है, बस ये स्पेसिफिकली सिर्फ पंजाब से डील करता है। वैसे ही बहुत सारी स्टेट्स ने अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है। एक किसी दिन हम क्या कहते हैं,
हमारे लिए जो मेजर स्टेट्स हैं, नॉर्थ की ज़्यादातर स्टेट्स जिनने एप्लीकेशन बनाए, एक दिन हम वो एप्लीकेशंस भी रीड कर लेंगे, सबके नाम पढ़ लेंगे। फीचर सबके अंदर सेम ही है, ये क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे है, न्यूज़ क्या है उस स्टेट की, ठीक है, फिर असेसमेंट, टेस्ट, ट्रैकिंग, वही सारी चीज़ें हैं, बस सिर्फ नाम पढ़ने अलग अलग के, वो मैं एक दिन करवा दूंगा। अब आते हैं वन बेल्ट वन रोड। इसका पहले तो नाम चेंज हो चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये पहले OBOR था, अब ये BRI बन चुका है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया था चाइना ने, अब काफी साल हो गए, अब तो BRI है अब इसका नाम। जब शुरू किया था तब OBOR था, अब BRI हो गया। इसमें चाइना क्या कर रहा है, चाइना रेल, रोड, पोर्ट, ये 3 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से सारी दुनिया और खासकर अपने आसपास की जितने मतलब लैंड से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा, ठीक है। जैसे कि रेल और रोड तो उसने क्या कहते हैं यूरोप तक भी बना दी है कई जगह पे, जैसे पाकिस्तान में तुम्हारे पोर्ट्स भी बना रहा है, और भी दुनिया में तुम्हारे श्रीलंका में भी पोर्ट बनाया है, तुम्हारे यूरोप में ग्रीस में भी पोर्ट बना रहा है, अफ्रीका में भी कई जगह पे पोर्ट बना रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ऐसा नहीं है कि पैसा फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन कंट्रीज को लोन दे रहा है। तो लोन देके करता क्या है, अब लोन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझो। ये जितनी कंट्रीज है, चाइना के आसपास की कंट्रीज, और ज्यादातर जितना कंट्रीज में पैसा लगा रहा है ना, वो ज्यादातर एशियन है या अफ्रीकन है। ये सारी कंट्रीज, इनमें ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी टाइप की हेल्प कर रहा है ना, तो कंट्रीज को एक तरह से एडवांटेज दिखती है कि हाँ चलो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बन जाएंगी, अच्छी रेलवेज अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो ओरिजिनली कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने वेलकम किया चाइना के इस पूरे इनिशिएटिव को कि चाइना अमीर बन गया तो अब दुनिया में अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। देखो अब तुम किसी कंट्री को लोन दे रहे हो या किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है, उस कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस भी तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है, जब तुम उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो। पर इस सारी चीज से चाइना को क्या फायदा है, चाइना ने इसमें ग्रांट का सिस्टम बहुत ही कम रखा है, तुम्हारे 95% लोन्स ही हैं, ठीक है, कि लोन ले लो चुका देना। लोन्स के ऊपर सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट है ये हाई रखा हुआ है, कई कंट्रीज के लिए तो बहुत हाई है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इकोनॉमी का भरोसा नहीं होता, इस कारण इंटरेस्ट रेट इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाई रखे हैं। जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ जो इसी के अंडर प्रोजेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, ठीक है। चाइना ने पाकिस्तान को किसी किसी प्रोजेक्ट पे ना 35% पे भी लोन दिया है। तुम इमेजिन करो, ये लोन का तुमने उसके बाद 35% इंटरेस्ट रेट चुकाना है, लोन तो लिया ही लिया है तुमने, 35% इंटरेस्ट रेट चुकाना है, और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया है, तो अब पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में लॉन्ग टर्म में फंसेगा। सिर्फ उसमें नहीं, उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले देखो तुम्हारी कंट्री को लोन दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, ठीक है। अब अल्टीमेटली तो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो होना चाहिए, क्योंकि तुम तो इंटरेस्ट भी दे रहे हो, फ्री का पैसा तो है नहीं, कि तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए कि तुम ये पैसा कहाँ यूज करना चाहते हो, किसे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो और कैसे काम करवाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर मर्जी होनी चाहिए ना तुम्हारे देश की। वो भी चाइना अलाउ नहीं करता। चाइना एक चीज की आड़ लेता है कि हम तुम्हें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी देंगे,
तुम ये पैसा जो तुमने लोन में लिया है ये हमसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी खरीदने पे यूज कर लो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का अल्टीमेटली मतलब क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ना किसी चाइनीज कंपनी को जाएगा, वहां की लोकल कंपनी को नहीं जाएगा। उसके बाद चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, चाइनीज कंपनीज कोई लोकल वर्कर्स नहीं हायर करती। ऐसा नहीं है कि उस देश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम वहां के ही लोकल लोगों का रिसोर्सेज यूज करके कंस्ट्रक्शन करें। चाइनीज कंपनीज चाइना के वर्कर लेके आती हैं, चाइनीज वर्कर्स उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, जो अल्टीमेटली पैसा फिर से चाइना में चला गया। और ये जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक खैर इन्होंने पूरी दुनिया में बनाया है, उसका अल्टीमेटली एनालिसिस यही निकला है कि पोर्ट्स खाली पड़े हैं, रेलवेज बहुत ही ज़्यादा महंगे बने हैं तो करप्शन से भरे पड़े हैं, चल रहे नहीं है। ठीक है, तो पहले लोन दिया, अल्टीमेटली वो पैसा अपने लोगों तक पहुंचा दिया इस पूरे ट्रांजैक्शन में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा लिया इनिशियली। बहुत सारी कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया, पर अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसका क्रिटिसिज्म बढ़ता जाए। ठीक है, तो बैकलैश आ रहा पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, बिकॉज किसी को कोई मेजर फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे अगर मैं पाकिस्तान का ही एग्जांपल दूं, पाकिस्तान आने वाले टाइम में बैंक करप्ट होने वाला है। पाकिस्तान का जो पूरे साल का जो बजट बनता है ना, इस बजट का 90% पैसा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को, सिर्फ चाइना को नहीं, दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूट से पैसा उठा हुआ है, 90% पैसा ये लोन प्लस इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो एक्चुअली पूरा पाकिस्तान सिर्फ 10% बजट पे चल रहा है। और अभी भी वो BRI के प्रोजेक्ट उठाते जा रहे हैं कि हाँ और बना दो और बना दो। डैम का प्रोजेक्ट एक उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शुरू करने का सोच रहे हैं, उसका भी बर्डन आएगा। फिर थर्मल पावर प्लांट भी वो शुरू करना चाहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, पर अल्टीमेटली ये सारा पाकिस्तान को कोलैप्स कर जाएगा। फिर चाइना की ओवरऑल फिर पॉलिसी क्या होती है, एक टाइम के बाद ना एक ऐसी स्टेट आएगी जब जो कंट्री है, जो देश है, उसके पास कैपेसिटी नहीं बचेगी, बिकॉज डेवलपिंग देश है, इनके पास पहले ही पैसा लिमिटेड था, तभी तो लोन उठा रहे थे, पर इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि एक टाइम के बाद कैपेसिटी नहीं बचती इन्हें पे करने की। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये ना लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं कि लोन पे नहीं कर पाते या इंटरेस्ट नहीं चुका पाते। फिर चाइना की क्या रणनीति है, चाइना इन देशों को कहता है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, सपोज कोई पोर्ट है, ये मुझे 99 ईयर्स के लिए 99 ईयर्स के लिए मुझे लीज पे दे दो। अब 99 ईयर्स में चाइना की बिकॉज डोमिनेशन बढ़ती जा रही है, आज तो ये पोर्ट वो कमर्शियली मांग रहा है, पर ये देश क्योंकि मजबूरी में है, कल ये पोर्ट उसकी नेवी के लिए भी तो यूज हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही उसके अंदर का रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो तुम्हारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली तुम्हारे देश की हार्ट बीट है, अगर वो रुक गई तो देश एक्चुअली काम क्या कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कि चाइना, इसे तभी कहते हैं कि चाइना की नई पॉलिसी है आज के टाइम में। चाइना आज की मॉडर्न जमाने की कॉलोनियल पावर बनने की तैयारी कर रहा है। वो कॉलोनीज थ्रू इकोनॉमी बनाएगा, मिलिट्री से कब्जा करके नहीं, इकोनॉमी, देश को इतना कमजोर कर दो इकोनॉमिकली कि उसे अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें सरेंडर करने पड़े और अल्टीमेटली वो देश तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। जैसे पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट उनका प्रॉक्सी स्टेट बनता जा रहा है। कुछ साल की बात है कि पाकिस्तान चाइना की पपेट स्टेट ही रह जाएगी, उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट कोई स्टैंड नहीं होगा। ठीक है,
तो ये चीजें इसीलिए होती हैं। क्लियर? सर इंडिया ने कोई बीआरआई प्रोजेक्ट नहीं, हमने पहले ही मना कर दिया था चाइना को। हमारा एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन ये है, हमारी ऑब्जेक्शन है सीपेक पे। मतलब हम वैसे भी नहीं ज्वाइन करने वाले थे, हमने क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। हम वैसे भी वेस्ट कंट्रीज़ के अलाइड हैं, ठीक है, यूएसए, तुम्हारे फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब ने ही बीआरआई को कहीं ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। दूसरी साइड जापान ने भी नहीं किया। तो हमारी जो अलाइड कंट्रीज़ हैं इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। हम दूसरे, हमारा ग्रुप ही अलग है, तो हम तो वैसे ही नहीं ज्वाइन करने वाले थे। दूसरी हमारी सीपेक पे ऑब्जेक्शन क्या है कि इंडिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, बिकॉज हम इसके ऊपर भी हक जमाते हैं, हमसे बिना पूछे कश्मीर में प्रोजेक्ट हो रहा है, इस कारण हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। बिकॉज लेट्स सपोज कल हमने पीओ के, हमें मिल भी गया, पाकिस्तान ने देने का फैसला कर लिया कि हमसे नहीं संभाला जा रहा, तुम ले लो, ऐसे आइडल स्टेट भी आ गई। इसके अंदर जो अब प्रोजेक्ट चाइना ने छेड़े हुए हैं उसका सारा बर्डन इंडिया के ऊपर डालेंगे बाद में, ठीक है। और अगर पीओके के ऊपर चाइना की डोमिनेशन ही बढ़ गई, फिर तो तुम पाकिस्तान के कंट्रोल से वैसे ही नहीं छुड़ा पाओगे। अगर वो सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कंट्रोल से छूट के चाइना के कंट्रोल में आ गए, चाइना कश्मीर में भी अपनी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी मिलिट्री प्लेस करना शुरू करेगा, जो एक्चुअली वो कर चुका है। पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे जो कश्मीरी चाइनीज प्रोजेक्ट्स है ना, वहां पे प्रोटेक्शन के नाम पे, एसिड प्रोटेक्शन के नाम पे चाइना ने अपनी कुछ मिलिट्री वहां पे रखी हुई है। तो विद टाइम तो ये बढ़ती रहेगी, तो इंडिया की दोनों साइड की बॉर्डर्स पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो और कोई डाउट? वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री टू सिस्टम, ये बेसिकली देखो, चाइना की रिगार्डिंग दो पॉलिसीज बोली जाती हैं। एक तो तुम, मतलब इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, तो मैं दोनों बताता हूँ। एक है वन चाइना पॉलिसी और एक है वन कंट्री टू सिस्टम्स। जब वन चाइना पॉलिसी की बात आएगी कहीं पे भी, ये क्वेश्चन इस साल के पेपर में आ भी सकता है इन दोनों में से, ठीक है। पहले इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर भी आया हुआ है, उनके जो पॉलिसी को बोला जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे भी आ सकता है वन चाइना पॉलिसी क्या है। बेसिकली वन चाइना पॉलिसी, दुनिया में तुम्हारे दो चाइना है, ठीक है। एक जैसे जो मेनलैंड चाइना है, मतलब एक है तुम्हारा चाइना, जैसे हम एक्चुअली चाइना के नाम से जानते हैं। दूसरा जो तुम्हारा ताइवान है ना, ताइवान में चाइना की एंशिएंट रिजीम ने ताइवान बनाया था, ठीक है। तो ताइवान ऑपरेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे करता है, पर जो तुम्हारा मेनलैंड चाइना है, जहाँ जो अब हर जगह डोमिनेट कर रहा है, वो ताइवान के आइलैंड को भी अपना पार्ट मानता है, ठीक है। वो कहता है कि ये फिलहाल के लिए हमसे अलग हुआ है, पर ओवरऑल ये चाइना का ही पार्ट है और एक दिन ये चाइना में ही जुड़ेगा। चाइना की लॉन्ग टर्म विजन भी यही है कि ताइवान के ऊपर कब्जा करना है, बिकॉज चाइना का मानना है कि वो हमारा ही आइलैंड है, बस उसके ऊपर कुछ विद्रोही जाके उन्होंने अपनी खुद की आइलैंड शुरू कर लिया था। ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइनीज रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेट मार्च, वो सब कुछ पूरा एपिसोड आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम, तब जाके ये हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं अभी तुम्हें ब्रीफली बता रहा हूँ। तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। अब ये बात मनवाने के लिए ना जरूरी है कि सारी दुनिया भी उसकी ये चीज माने। तो चाइना क्या करता है, चाइना की पॉलिसी है, जो अभी जिस हम चाइना से बात करते हैं, चाइना कहता है तुम सिर्फ एक देश को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या तुम ताइवान को रिकॉग्नाइज कर सकते हो या चाइना को। अगर तुम ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम्हारे चाइना के साथ रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं। अगर तुम चाइना को रिकॉग्नाइज करोगे
तो तुम्हें ताइवान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है कि तुम सिर्फ एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज कर सकते हो लेजिटिमेट। हम और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी दुनिया जो मेन चाइना है उसे रिकॉग्नाइज करती है, बिकॉज अगर चाइना से रिश्ते टूटते हैं तो चाइना के पास दुनिया की सारी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज बहुत बड़ा कंट्रोल है, तो दुनिया की मजबूरी भी है। और ताइवान उतना इम्पोर्टेंट छोटा सा आइलैंड है तो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इस कारण सारी दुनिया ने मैक्सिमम ने चाइना रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इससे होता क्या है, अब जैसे तुम्हारे दिल्ली में जब भी तुम्हारे किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, तुम किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हो, तुम एक दूसरे की ना कैपिटल में एम्बेसी ओपन करते हो। ठीक है, तो ताइवान चाहे अलग देश है, ताइवान की एम्बेसी इंडिया में नहीं है। ठीक है, चाइना की एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में है, पर ताइवान की नहीं है। अब फिर जिन्होंने ताइवान जाना है उसका वीजा लगाना है, वो कहाँ जाएंगे? एम्बेसी सिर्फ नाम होता है, इससे एक छोटा ऑफिस होता है जो रीजनली ओपन किया जा सकता है। ताइवान को एम्बेसी की जगह जो टाइटल है वो है काउंसलर ऑफिस का। काउंसलर ऑफिस काम सारे एम्बेसी का ही करता है, बस कहने के लिए काउंसलर ऑफिस होता है। ये हम आईआर के टाइम पढ़ेंगे, एम्बेसीज क्या होती हैं, काउंसलर ऑफिस क्या होते हैं। ठीक है, तो जिस देश को तुम रिकॉग्नाइज करोगे उसकी एम्बेसी होगी, दूसरे की नहीं होगी। तो हम चाइना किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये है वन चाइना पॉलिसी। वन कंट्री टू सिस्टम, ये आजकल ये भी हॉट है इशू। उससे ताइवान पे भी आजकल सिर्फ इंडिया के बॉर्डर टेंशन नहीं बढ़ाई हुई चाइना ने ताइवान के ऊपर भी अपने फाइटर जेट्स घुमाई जा रहा है। उसने सारे बॉर्डर्स इस टाइम अपनी एक्टिव की हुई है चाइना ने। ठीक है, इसलिए भी माना जाता है कि चाइना लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता, बिकॉज कितने फ्रंट्स पे वो तो हर जगह टेंशन क्रिएट करके बैठा है। तो अल्टीमेटली अगर तुमने कहीं से भी लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें अपने फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पड़ेंगे। अगर तुमने कहीं और से मूव किया तो तुम्हारी बाकी जगह पे पोजीशन वीक पड़ती है। तो सिर्फ चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है अपने पूरे सारे नेबरहुड में, पर अल्टीमेटली लड़ने किसी से वाला नहीं है। बस अभी जो इंसिडेंट्स हुआ थोड़ा सैडनिंग ज़रूर है, पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पर ये कहीं ना कहीं दोनों डिसएंगेज ही करेंगे, इंडिया और चाइना, बिकॉज इकोनॉमी दोनों की इस टाइम इस हालात में नहीं है कि हम लड़ाई अफोर्ड कर सकें। लोगों को उन दोनों देशों में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, दोनों को उन तक खाना पहुंचाना ज़रूरी है। अगर वही पैसा तुम लड़ाई पे लगा दोगे तो वहाँ नहीं जाएगा, तो ये तो मर्जी होती है। वन कंट्री टू सिस्टम क्या है? अब जो हांगकांग है ना, हांगकांग का जो एरिया है, हांगकांग ओरिजिनली जब चाइना बना 1949 में, जब चाइना पूरा इस्टेब्लिश हो गया, हांगकांग चाइना का पार्ट तब भी नहीं बना था। ये यूके ने अपने कंट्रोल में रखा। 1999 में जाके हांगकांग यूके ने चाइना को हैंड ओवर किया, पर एक कंडीशन रखी कि हांगकांग में, बिकॉज तब तक डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, कि हांगकांग को अपनी डेमोक्रेसी तुम चलाने दोगे, अपने लॉज, अपने कानून, सारा सिस्टम तुम खुद चलाने दोगे। चाइना तो बिकॉज एक तरह से डिक्टेटरशिप के तौर पे काम करता है। सर ये कंडीशन सिर्फ 99 इयर्स के लिए थी ना? 99 नहीं, 99 ईयर्स के लिए भी नहीं है ये 49 में खत्म हो जाना है, 50 साल के लिए है ये। ठीक है, 50 साल के लिए थी। तो मैं बताता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ। चाइना तुम्हारी एक तरह से वन पार्टी सिस्टम के अंडर ना एक डिक्टेटरशिप के तौर पे काम करता है। डिक्टेटर ही है शी जिनपिंग, वो जो कहेगा चाइना में वही होगा। तो ये एग्रीमेंट यूके और चाइना के बीच में हुआ कि हांगकांग में बिकॉज डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, तुम डिक्टेटरशिप हो। हम हांगकांग के लोगों के साथ अब गलत नहीं कर सकते, बिकॉज यूके की अपनी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती थी, और हांगकांग के जो नेटिव्स भी हैं उनकी सोच चाइनीज से बहुत अलग हो चुकी है अब।
तो एग्रीमेंट ये हुआ कि चाइना 2049 तक कोई दखल नहीं देगा हांगकांग के इश्यूज में, और हांगकांग जैसा सिस्टम चलाना चाहता है चला ले। ठीक है, तो कंट्री वो चाइना का पार्ट बन गया, पर सिस्टम दो अलग अलग चल रहे हैं। बाकी चाइना के लिए अलग सिस्टम है, हांगकांग के लिए अलग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। ठीक है, टू सिस्टम, क्लियर। पर अब चाइना की बिकॉज मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है, तो चाइना अब 2049 तक वेट नहीं करना चाहता। चाइना अब हांगकांग को अपने साथ बस अगले 1-2 साल में पूरा जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, सारे के सारे ये ट्रीटी तोड़ देगा। अब यूके, क्योंकि दुनिया में कोई बड़ी पावर बची नहीं है, तो यूके ट्रीटी मनवा नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा अब एप्लीकेशन ही लिख सकती है। तो चाइना वैसे ही इंटरनेशनल रूल्स नहीं मानता ज़्यादातर, तो सारा सिस्टम खत्म करके रहेगा चाइना। क्लियर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, थैंक यू।